नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान स्टेट मिनिस्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्री एंड बॉयलर इंस्पेक्शन और करणपुर से विधायक श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी। आपका स्वागत जी। नमस्कार। लेबर, एम्प्लॉयमेंट, मेरे ख्याल से ये दो आज के दिन सबसे अहम मुद्दे हैं और एक बहुत ही पुराना और अहम डिपार्टमेंट, इसका चार्ज आपको संभाला दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है लेकिन इंडिपेंडेंट चार्ज है आपके पास। आप मानते हैं बहुत ज़रूरी है? मैं सुनता हूँ आज ये दोनों लेबर और एम्प्लॉयमेंट ये पूरे देश और प्रदेश की प्राथमिकताओं में गिने जाते हैं। सर, इस विभाग की जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो मैं डायरेक्टली आपको कोट कर रही हूँ कि प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स इन जनरल, और उसके साथ साथ पर्टिकुलर में जो कि गरीब हैं, डिप्राइव्ड हैं और डिसएडवांटेज हैं, उनकी को सेफगार्ड करना, उनका पहलू ये डिपार्टमेंट समझ के चलता है। मानते हैं आप? निश्चित तौर पर। तो सर आप मुझे ये बताइए कि जो अभी अमेंडमेंट हुए वो किस तरह से इस तबके को प्रोटेक्ट और उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं? देखिए, राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री, उनकी सोच है कि राजस्थान में औद्योगिक निवेश ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो चाहे वर्कर का फायदा ना हो। नहीं, वो तभी संभव होगा जब मजदूर और निवेशक के बीच में मधुर रिश्ते होंगे। मजदूर के हित को ध्यान में रखते हुए निवेशक को कोई परेशानी नहीं हो। मजदूर का हित इसमें कैसे है कि पहले था कि 100 लोग अगर हों और उनको अगर आपने ले ऑफ करना हो या आपको अपनी यूनिट को बंद करना हो तो आपको सरकार से हामी लेनी पड़ेगी। उसको आपने बढ़ा के 300 लोग कर दिया है। इसमें मजदूर का हित कैसे हुआ ये मुझे समझा दीजिए। देखिए, उसके अंदर आगे हमने ये प्रावधान दिया है कि जहां भी मजदूर का अहित होगा, राजस्थान सरकार उसको पुनर्निरीक्षण करके और उसके ऊपर इस धारा को लागू कर सके। मतलब मजदूर को आपके पास आना पड़ेगा जहां भी हमें लगेगा कि मजदूर को कोई अहित हो सर, रहा जब आपसे हामी नहीं लेंगे तो आपको लगेगा नहीं लगेगा कैसे? नहीं, क्योंकि देखिए, अगर हम पूंजी निवेशक को भी अब बिना वजह से उसको इंस्पेक्टर राज में उलझाए रखेंगे तो माहौल अच्छा नहीं बनता। लेकिन मजदूर का हित होगा, हमारे पास आएगा तो तुरंत हमारे पास इस एक्ट के अंदर प्रावधान है कि हम उस मजदूर के जहां भी अहित होगा तो हम उस धारा जो पुरानी है उसको बहाल कर सकें। आपने तो लेबर यूनियन भी कमजोर कर दिया सर कि 30% अगर एम्प्लॉयज लेबर का हिस्सा होंगे तो वो यूनियन रिकग्नाइज होगा, पहले 15% को। ऐसा नहीं, ये क्या था, कई जगह 200-250 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दी यूनियन की। हम चाहते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन हो उसमें एक निश्चित संख्या हो और जो यूनियन रजिस्टर्ड हो उसको पूरी महत्व दें। अगर बहुत ज़्यादा यूनियन होंगी तो फिर उनके आपस में हित टकराने लग जाते हैं। इसलिए यूनियन हो 30%। अगर मजदूर मतलब आप ये कह रहे हो कि यूनियन बाजी करते हैं? नहीं, मेरा ये नहीं कहना। मेरा ये कहना है जो भी 30% मजदूर जिस यूनियन के साथ होंगे मेंबरशिप, वो हमारे लिए मान्यता प्राप्त होगी और हम उसको पूरा रिकॉग्नाइज तरीके से उसकी हर बात सुनेंगे और उसका सहयोग भी लेंगे और देंगे। एक प्रावधान और किया आपने कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की लिमिट आपने 3 साल कर दी। 3 साल के बाद कोई केस नहीं कर सकता। क्या इसमें आप हेल्थ भी ले रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें हमारा जो भी हमने अमेंडमेंट किया उसमें हमने प्रावधान डाला है कि जहां भी हमें लगेगा कि इसके द्वारा कोई मजदूर का हित हो रहा है तो वहां हम उस पुराने नियम को ही लागू कर देंगे। सर, ये जो प्रावधान है कुछ कमेटी जैसे होते हैं। नहीं, लेकिन देखिए, वो पावर्स तो हमारे पास है ना। राज्य सरकार जो है मजदूर का हित नहीं होने देगी। जहां हमें भी कोई मजदूर यूनियन कोई आके कहेगा कि यहाँ इस कारण से अहित हो रहा है तो हम तुरंत जो है उसके अंदर वो पुराने नियम को लागू कर देंगे। लेकिन सर, क्या जरूरत थी कि आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स में भी पहले आप कह रहे हैं कि अगर 50 लेबरर होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। फैक्ट्री की डेफिनेशन ही बदल दी आपने सर। नहीं, देखिए क्या है, छोटे छोटे काम के लिए हमको इंस्पेक्टरों के पास जाना पड़े, रजिस्ट्रेशन करानी पड़े, तो उससे एक जो सर सिर्फ इंस्पेक्टर के पास जाना और रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता। अगर जैसे फैक्ट्री की हमने डेफिनेशन बदली कि विद पावर पहले 10 था अब 20 कर दिया, विदाउट पावर पहले 20 था अब 40 कर दिया। सर अगर, और आपको शायद सर आपसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट को कौन जानता होगा, आप भी जानते हैं कि अब 39 में चलेंगी क्योंकि वो एक वर्कर नहीं दिखाएंगे, जिससे कि उनको कितनी छूट मिलती है, कोई सेफगार्ड नहीं होते, रिस्पेक्टेबल वर्किंग कंडीशन दे या नहीं दे कोई जरूरी नहीं रहता, स्टैंडर्ड रूट्स फॉर एस्केप इन केस ऑफ इमरजेंसी, मिनिमम वेज, चाइल्ड लेबर, 8 घंटे का वर्किंग दिन। सर कितनी चीजें हैं, आपको तो सर एक एक का ध्यान रखना चाहिए। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों सोच रहे हो, आप तो अपनी लेबर की सोचो। देखिए, राजस्थान सरकार का लक्ष्य जो है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी निवेश हो और मजदूर जो है
उसके हितों को सुरक्षित करते हुए जब माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि पहले मजदूर का नाम लें और फिर आप निवेशक का नाम लें। जब मजदूर और निवेशक के बीच में रिश्ते अच्छे होंगे, पूंजी निवेश आएगा, नौकरियां हमारे बेरोजगारों को मिलेंगी और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर खुलेंगे, तो निश्चित तौर पर जो बेरोजगार हमारे श्रमिक हैं उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। एक और मैं बात करती हूँ कि एक अपना वो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स करके कोई एक अपना आपका एक समिति या कुछ है, ठीक है, निर्माण श्रमिक बोर्ड है। अच्छा, उनका कुछ एक ऐसा भी रूल होता है कि भाई जो भी कहीं कंस्ट्रक्शन होगी तो उनको 1% सेस देना पड़ता है, ठीक है, जिससे कि भाई कल को कोई भी इन लोगों को जो कंस्ट्रक्शन में जिसके ऊपर कोई दुख तकलीफ आती है उनके लिए फंड्स होते हैं ऑन पेपर। सर सेस आप तो मानते होंगे सर, सालों साल से कोई नहीं देता, हमारे सरकारी वाले ही नहीं देते सर, प्राइवेट तो छोड़ो। नहीं, अब हमने सेस जो है उसको वसूलना, उसके लिए कार्य योजना बनाकर काम की है। पहली बार जो 100 करोड़ रुपए पर हमारे जेडीए ने चेक दिया है और इस तरह से हमारे पास 800 करोड़ रुपया शेष हमने जमा कर लिया मजदूर हित के लिए। चलिए सर, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी खबर दी आपने, क्योंकि नॉर्मली ये होता था ये सेस सिर्फ कागज में रह जाता है। लेकिन सर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 15 लाख नौकरियों का वादा करके भाजपा सरकार इतने बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में आई थी, 1.5 साल हो चुका है, आज कितने लाख एम्प्लॉयमेंट आप दे चुके हैं? हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं, जी हाँ, आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 15 लाख नौकरियां 5 साल में। सर मेरी तो गणित कमजोर है, 1 साल की कितनी हुई? देखिए, या 1.5 साल की कितनी हुई? मैं आपको बताऊं, 15 लाख जो नौकरी देने का वादा किया है, इसमें सरकारी नौकरियां होंगी जी, इसमें नौकरियों के अलावा जो 15 लाख लोग हैं उनको हम रोजगार लायक बनाकर काम करने पर लगाएंगे। इसके अंदर आरमोल पहले मुख्यमंत्री जी के समय में पिछली सरकार में बना, लेकिन अब उसको संशोधित करके आरमोल के नीचे RSLDC, राजस्थान स्किल डेवलपमेंट लाइवलीहुड चल रहा है। सर एक अभी मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि 3 विभाग को मर्ज करके एक डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, लिवलीहुड मिशन को मर्ज करके एक डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। क्या फायदा होगा सर उससे? देखिए, ये जो एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट और ITI, ये तीनों डिपार्टमेंट को जोड़ने से एक अम्ब्रेला के नीचे काम करने का अवसर मिलेगा। RSLDC इनको कोऑर्डिनेट करती है। अब भी बहुत सी स्कीमें। चलिए सर, एक सिंपल के मैं एक बेरोजगार युवक हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है 3 डिपार्टमेंट है या एक है, मुझे क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब हमारी मॉनिटरिंग है वो एक ही विभाग के पास होगी, तो जितने भी कोर्सेज हम चालू करेंगे उनको चालू करने के अंदर तीव्र गति आएगी। और आज जो हमने 178 कोर्सेज चालू कर रखे हैं और हमारे जो 148 हमारे सेंटर चल रहे हैं, जिसके अंदर अभी 14,000 जो वर्तमान में इन सेंटरों में हमारे जो नौजवान हैं जो पढ़ लिख कर नौकरी नहीं ले सके थे, उन सबको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। और ये मतलब हम ये समझें कि सर अभी तक जैसे क्या होता था कि एक अलग अलग ये जो डिपार्टमेंट है ये इंडस्ट्री की नीड समझेगा, सरकार की नीड को समझेगा और अकॉर्डिंगली युवक को ट्रेन करेगा उस चीज के लिए कि वो ये नीड को फुलफिल कर सके। क्योंकि एक तरफ हमारे पास बहुत सारे जॉब वैकेंसीज पड़ी हैं, हमारे को बहुत सारे लोग ऐसे जो हमको नहीं मिलते, और दूसरी तरफ युवक कहता है नौकरी नहीं है। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए ये डिपार्टमेंट कार्य करेगा। मूल उद्देश्य है, जिस हाथ के पास कौशल होगा वो कभी भीख नहीं मांगेगा, वो अपने आप में वो रोजगार युक्त हो जाएगा। बिल्कुल इसलिए हर हाथ को कौशल देना, हर हाथ को कौशल देना, बिल्कुल ताकि वो कमाने खाने लायक बन जाए। सर आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी संभाल चुके हैं पहले, जी। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से वेयर हाउस कॉर्पोरेशन भी संभाल चुके हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछूं, हर हाथ को कौशल देना, तो महानरेगा में खड्डे क्यों खुदवाते हैं? कौशल दीजिए ना। देखिए, महानरेगा में पिछली सरकार में जो हुआ वो निश्चित तौर पर वो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, लेकिन अब उसमें सुधार किया गया। सर अब मैं तो ये पूछ रही हूँ, खड्डे क्यों खुदवाते हैं आप, कौशल क्यों नहीं देते? अगर आप मुझे एक बात बताओ, पिछली सरकारों ने अगर कोई फार्मर कौशल विकास के लिए कोई काम ही नहीं किया। अब देखिए, जिन देशों ने आपने क्या किया 1.5 साल में? हमने
इससे पहले 68,000 बच्चों को ट्रेनिंग दे दी और 14,000 का बैच चल रहा है, और इसी वर्ष में 1.5 लाख बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, और उसके साथ एम्प्लॉयमेंट लिंक किया है, और 33,000 बच्चों को इन प्रोग्रामों से हमने नौकरी भी दे दी। सर ये नरेगा के अंडर क्यों नहीं आ सकता? नहीं देखिए, नरेगा वो तो एक मजदूर, उस मजदूर को सर ये डिपार्टमेंट भी जोड़ लो इसमें। सुनिए, नरेगा के अंदर जो 90 दिन काम कर गया उसको भी हमने जोड़ दिया कि हमारा वो श्रमिक जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसको भी हम कौशल विकास से जोड़ देंगे। सर हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग गवर्नमेंट स्कूल्स में हर जगह क्यों नहीं शुरू कर सकते? वोकेशनल ट्रेनिंग चालू कर दी हमने, अभी बॉम्बे जो एक्सचेंज है उससे हमारा MOU हुआ है, और अभी हमने थोड़े दिन पहले इसका लॉन्च भी किया है। अब जो भी छुट्टियां हैं इसके अंदर जो हमारे बच्चे हैं उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, और उसको सर मैं छुट्टियों में ट्रेनिंग की बात नहीं कर रही, मैं एक बेसिक बता रही हूँ कि हमारे करिकुलम में रूरल एंड अर्बन सेक्टर में गवर्नमेंट में वोकेशनल ट्रेनिंग इसका हिस्सा क्यों नहीं है? सर देखिए, हर बच्चा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके व्हाइट कॉलर जॉब में नहीं आ सकता। बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, वो अपनी एक बेसिक एजुकेशन पूरी करें, और उसके साथ साथ अगर वो ये बहुत सारे जो आप कहते हैं ना कौशल प्राप्त कर लें, तो जब तक वो बच्चा जाके 21 साल का हो तो अपने पाँव पे खड़े लाने लायक तो हो, फिर वो आके खड़े हो के कम से कम, मैं तो कहती हूँ गलत राह पे तो नहीं जाएगा। हमने ITI के अंदर एक निश्चित जो हमारा MOU हुआ है उसके अंदर हम कौशल को साथ में जोड़कर, और कॉलेजेस के अंदर भी जो हमारे बच्चे हैं उनको भी हम कौशल विकास के साथ जोड़कर ये वोकेशनल ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। तो सर एक चीज मुझे बताओ, जैसे कि अभी आप लोगों का एक अगेन ये डिपार्टमेंट मर्ज से मुझे ध्यान आया कि एक तरफ तो हम लोग जैसे महानरेगा में सड़क बनवाते रहते हैं, जो सड़क बन गई होती है दोबारा बना दो, खड्डे और खोल दो। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम हर गरीब को घर देंगे, तो सर ये दोनों चीजें मर्ज नहीं हो सकती? आप क्या करें, क्योंकि ये आई थिंक कहीं ना कहीं आपके गैम्बिट में भी आता है घर देने के लिए। एक बोर्ड है उसके अंदर हमने फैसला कर लिया, क्योंकि जो मजदूर गरीब है उसके पास जगह नहीं होती, इसलिए हम अफोर्डिंग हाउस बना के देंगे, और जयपुर के अंदर JDA से हमने 4 जगह उनके साथ हमारी जो निश्चित हो गई, और शीघ्र हम MOU करेंगे, और उसके अंदर गरीबों को मकान बनाकर 90% सब्सिडी पर देंगे, और 1000 मकान बनाने के लिए हमारा काम शुरू हो गया। सर आप जैसे मैंने कहा वेयर हाउस कॉरपोरेशन में आप रह चुके हैं और आप खुद खेती से जुड़े हुए इंसान हैं। सर आज के दिन की एक बहुत सख्त ज़रूरत नहीं है कि हमारे देश में हर जगह हमारे अनाज को, हमारे फल फ्रूट सब्जियों को बचाने के लिए हमारे पास ग्रेनरीज हों, वेयर हाउसेज हों। ये ज़रूरत सब बात करते हैं, पर पता है सर सरकारें पावर में आने के बाद या तो भूल जाती हैं, या वो सिर्फ हमारे पास 2 अलग अलग मुद्दे होते हैं कि ये कार्य करना है और ये चुनावी भाषण है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर ग्राम सहकारा समिति में एक स्टोर बन जाए, और उसके अंदर उस गांव के अंदर जो है वहाँ की जितनी जरूरत है कब तक उसकी होगा? सब ये लगभग पूरा हो गया। हर ग्राम समिति पर 10-10 लाख के इस बार जो है वो भंडार गृह हमारी मुख्यमंत्री जी ने इस बार मंजूर किए हैं, और आने वाले समय में जैसे भरतपुर अलवर हर सोसाइटी पर गेहूं खरीद के केंद्र हो, वहां उनको उन स्टोर के अंदर रखा जाए। आपका कार्यकाल पूरा होते होते ये कार्य हो जाएगा? बिल्कुल होगा। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। मेक इन इंडिया है ना, और फिर उसको हमने थोड़ा सा और इधर ले आए दिल के करीब, और मेक इन राजस्थान। लेकिन क्या ये महज शब्द हैं? ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमें बहुत खुशी है जी कि हम लोगों को आई थिंक गोल्ड ट्रॉफी मिली स्किल डेवलपमेंट में। निश्चित तौर पर मेक इन राजस्थान के लिए एक और आगे कदम है। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर पूरे दुनिया और देश के जो निवेशक है वो आए। क्यों? और उससे पहले हम चाहते हैं वो तो ठीक है सर, वो आए क्यों ये बताओ। क्योंकि जब वो आएंगे यहाँ हमारे, अरे सर हम क्योंकि तो चाहते राजस्थान में हमारा माहौल ऐसा है, हम ऐसा वातावरण बना रहे हैं, कोई भी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर हम सुविधा दे रहे हैं हमारे पूंजी निवेशक को, पावर नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है। ये मैं निवेशकों की बात कर रही हूँ, उनकी भाषा बोल रही हूँ जो इंडस्ट्री सेक्टर अभी तक कह रहा है। देखिए हमारे अभी जो छबड़ा और हमारे सूरतगढ़ सब जगह
जो बिजली का उत्पादन शुरू हो गया और जिस तरह से अभी MOU हैं हमारे सौर ऊर्जा के लिए, आने वाले समय में आप देखना कि राजस्थान सरप्लस बिजली के अंदर हो जाएगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास हैं निवेशकों के बीच में जाकर, विदेशों में जाकर उनसे मिल रही हैं और जो एक वातावरण उनको चाहिए उसके लिए वो प्रयास कर रही हैं और वो ऐसा वातावरण बना रही हैं कि यहाँ जब वो निवेशक आए तो उनको ऐसा वातावरण मिले कि काम करने में कोई असुविधा नहीं हो। बिल्कुल, मैं आपकी बात मानती हूँ। इसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री साहिबा की पूरी कोशिशें हैं कि निवेश हमारे पास बाहर से आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन सर मैं फिर वही कहूँगी कि ऑन ग्राउंड जब तक चेंज नहीं दिखेगा सर वो लोग नहीं आएंगे। वो इसलिए नहीं आ जाएंगे कि हाँ भैया भारत कल बदलेगा ना, आज बदला है, उनको आज सहूलियत है, उनको आज रिटर्न्स है तो वो आएंगे। बिजनेस ऐसे सरकारी महकमा नहीं है ना। देखिए, पूंजी निवेश जब कोई करेगा तो उसको सबसे पहले लेबर की जरूरत होती है और अगर स्किल्ड लेबर मिलेगी तो उसको काम करने में कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। कब तक देखेंगे? तो सबसे पहला हमारा प्रयास है कि हम जहां भी कोई हमारा पूंजी निवेश करने का कोई सीमेंट कारखाना लगाना चाहता है तो वहां हम अपने कोर्स चालू करके स्किल लेबर तैयार कर दें। अगर कोई सौर ऊर्जा चाहता है तो वहां हमारे स्किल लेवल डेवलपमेंट के जितने भी कोर्सेज हैं वो चालू करके वहां स्किल लेबर तैयार मिले उनको। मंत्री जी, मैं दूर होंगे तो निवेश आएगा। मैं एक बात आपकी बिल्कुल मैं मानूंगी कि जो ये प्लान्स हैं, जो ये कॉन्क्रीटनेस दिख रही है, जो ये मर्जिंग दिख रही है, ये वाकई बहुत पॉजिटिव है। लेकिन सर रिजल्ट कब तक दिखेंगे? देखिए, रिजल्ट अभी जब आपके सामने साल 2 साल देखिए आएगा तो उसके अंदर आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं, इतने पॉजिटिव मिलेंगे तो आप हैरान हो जाओगे कि इतना बड़ा पूंजी निवेश आ गया राजस्थान में और आने वाला राजस्थान बहुत उज्जवल राजस्थान बनेगा। बेरोजगारी खत्म होगी और यहाँ इतने उद्योग धंधे लगेंगे, न जाने लाखों मजदूरों को उसमें रोजगार मिले। तो मतलब हम ये कहेंगे कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जी, द ग्रेट एथलीट, ने ये वाला हर्डल भी पार किया। कोशिश ये कि जिंदगी में हार्डलें जो आती हैं लेकिन उनको पार करना ये मेरा बचपन का स्वभाव रहा है, खिलाड़ी के नाते रहा है। बिल्कुल सर। श्री करणपुर आप विधायक हैं, वहाँ पे लोगों की थोड़ी सी एक परेशानी है, आपको भी पता होगी, आप तो वहाँ के विधायक हैं कि ये सड़कें बहुत बुरा हाल है। केवल एक सड़क मेरे विधानसभा गंगानगर से आती जाती है, गंगानगर से रायसी नगर तक, वो क्या है केंद्र के अधीन ग्रेव की है। हमने ग्रेव से अनुरोध किया था कि आप राजस्थान सरकार को दे दें, लेकिन उन्होंने बजट भी नहीं कोई उन्होंने दिया। और अब मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाकर आई हैं और डिफेंस मिनिस्टर से मिलकर आई हैं और आने वाले समय में 365 करोड़ का बजट मांगा है। तो केंद्र सरकार से इस सड़क को तुरंत हम जो है इसको ठीक करवाएंगे। हमने जो पत्र लिखे उस पर भी ग्रेव के अधिकारियों का जवाब आ गया कि हम इसको जून के अंदर रीकारपेटिंग करा देंगे, ये समस्या हल हो जाएगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ शुगर मिल के अंदर जो 5 साल तक काम रुका वो इतनी तीव्र गति से 100 करोड़, हमारे गंग नहर का निर्माण था उसके अंदर अभी 100 करोड़ के टेंडर हुए हैं। और जो आने वाले हमारे गंगानगर का एक विषय है तो उस नहर का जो निर्माण इस बार हुआ है और बंदी के अंदर तय समय में हुआ है। आने वाला राजस्थान का गंगानगर जिला जो अनाज का कटोरा कहलाता था उसमें माननीय वसुंधरा जी के राज में 2 साल के अंदर किसानों के अंदर एक उत्साह जगह है। किसान लेकिन थोड़े से नाराज भी हैं गंगानगर के, चाहे वहां पे इतना फसलों का नुकसान नहीं हुआ लेकिन पिछले 40 दिन से कैनाल बंद है और वो कह रहे हैं कि कार्य उस गति से नहीं हो रहा जो होना कार्य जो है इस बार पहली बार जो निश्चित अवधि है उसके 2 दिन पहले पूर्ण हो गया और नहर के अंदर जहां जितनी बंदी थी वहां हर जगह निश्चित बंदी से पहले पानी पहुंचा दिया और सारा काम पिछली सरकार में 5 बुर्जियां होता था और इस बार 27 बुर्जी मेन फीडर बनी है। एक पाकिस्तान के साथ नहर जाती है जो असंभव लगती थी कि बीएसएफ पाकिस्तान गवर्नमेंट इसमें ऑब्जेक्शन करेगी, वहां भी 40 बुर्जियों का काम शुरू हो गया। मैं समझता हूँ एक इतिहास बनाया इस बार सिंचाई के मामले में गंगानगर जिले में। सर वैसे तो ऑल ओवर इंडिया के आंकड़े ये हैं कि 62% जो किसान है वो कहता है कि मैं खेती नहीं करना चाहता और 75% जो किसान का बच्चा है वो कहता है मैं खेती नहीं करना चाहता, मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं शहर में नौकरी के लिए चला जाऊंगा। आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें क्या हाल है? देखिए, हमारा जो गंगानगर जिला है वो राजस्थान का सबसे खेती बाड़ी में अग्रणी जिला रहा है। वह साधन संपन्न जिला भी है और वहाँ सबसे बड़ी बात पानी की उपलब्धता है, इसलिए गंगानगर का किसान खेती बाड़ी में खुशहाल है। लेकिन और ज़्यादा उसको खुशहाल बनाने के लिए राजस्थान सरकार में माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में
हॉर्टिकल्चर के अंदर हमारा कीनू है, वो विश्व प्रमुख है, उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। हमारा नहरी क्षेत्र है, उसके अंदर पक्के खाड़े बने, उसके लिए वसुंधरा जी ने विशेष बजट दिया है, नहरों के लिए विशेष बजट दिया है। तो आने वाले समय में गंगानगर जिले का किसान, मैं समझता हूँ प्रदेश नहीं देश के अंदर अग्रणी किसानों की लाइन में खड़ा हो जाए। सर आज तो नहीं, लेकिन जब चुनाव होंगे तो एक प्रश्न का जवाब आपको एज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर देना पड़ेगा, और वो ये रहेगा, वापस मेरा वही है, 15 लाख नौकरियों में से कितनी नौकरियां आप मुहैया करवा पाए, चाहे सरकार में, चाहे प्राइवेट में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में? ये जवाब आपका तब क्या रहेगा? निश्चित तौर पर 15 लाख नौजवानों को हमारी RSLDC 6 लाख, हमारी ITI 3 लाख, हमारी सरकारी सर्विसेज 1.5 लाख, और इस तरह से हमने सारा डाटा तैयार कर लिया। और आपको दावे के साथ कहते हैं कि माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में 15 लाख से ज्यादा लोगों को हम नौकरी लायक बना देंगे और रोजगार युक्त कर देंगे। रोजगार, क्योंकि सर नौकरी लायक नहीं बनाना, वो कहाँ नौकरी करे वो जगह भी आपने ही निश्चित जो करनी है। RSLDC और हमारी योजनाएं, उसमें 50% एम्प्लॉयमेंट लिंक प्रोग्राम है, और आज तक 60,000 लोगों को हम ट्रेनिंग देकर नौकरियों में लगा चुके हैं। तो सर आपको आने वाले 3.5 वर्षों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्य में आप सफल रहें, और ये आंकड़े संभाल के रखिएगा, क्योंकि तब जनता ही नहीं, ऑपोजिशन ही नहीं सर, जनता भी आपसे जवाब मांगेगी। हम संभाल के नहीं रखेंगे, आंकड़े पूरे करेंगे, और माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान के नौजवान को, जो उनका सपना है कि हर नौजवान उसके हाथ में कौशल हो, ये सपना पूरा करके दिखाएं। बस जी, और यही सपना राजस्थान का भी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था आमने सामने सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी के साथ। अगले शनिवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक जय हिंद।